नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद पॉडकास्ट हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो बहुत मौजू है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी क्योंकि चर्चा इन दिनों राहुल गांधी की खूब हो रही है, चर्चा कांग्रेस पार्टी की भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब अपने नए कार्यालय में शिफ्ट हो चुकी है, यानी नया भवन है। और ये बार बार भवन की चर्चा क्यों होती है, राहुल गांधी की चर्चा क्यों होती है और कांग्रेस पार्टी की चर्चा क्यों होती है, इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ही प्रशांत टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में, और हमारे तमाम साथियों, आप सबका भी स्वागत है एक बार फिर से। प्रशांत जी, अब 15 तारीख से कांग्रेस पार्टी अब नए भवन में जा चुकी है। इस बीच राहुल गांधी अ, संविधान की बात लगातार कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं वो, अलग अलग शहरों में जाके। ये भी हमने देखा, दिल्ली में भी उन्होंने अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी पटना में हुआ है। बिल्कुल। तो अलग अलग शहरों में उनका चल रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी हैं, और साथ साथ राहुल गांधी एक अकेले नेता आज के दौर के हैं जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, या दक्षिण उत्तर और पूरब और पश्चिम, अगर सही कहा जाए दिशा, जिस ढंग से उन्होंने यात्रा की है, पैदल यात्रा की है, और ख़ासकर पहली उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस हिसाब से वो, उस लिहाज से भी वो रिकॉर्डधारी हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में ये चर्चा ज़रूरी है कि आखिर कहाँ खड़ी है कांग्रेस, कहाँ खड़े हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी राजनीति के, और क्या क्या नेगेटिव कहें, या क्या क्या राहुल गांधी को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों पे चर्चा हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि एक पॉडकास्ट किया जाए। ओपनिंग कमेंट आपसे ही शुरुआत आप कीजिए कि पहले कहाँ से शुरू किया जाए। जी। आज राजीव जी, ऐसा हम लोग तय किया है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय का विमर्श है। उसमें कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, क्या और करना चाहिए, देश को किस चीज़ की आवश्यकता है, ये इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बीच बीच में कोई विवाद खड़े हो जाते हैं, बीच बीच में। फिर दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी बात जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कि ये विमर्श चुनाव में क्यों नहीं उतना फ़ायदा दे पा रहा, किनारे रख के भी अगर देखें तो। अब कांग्रेस पार्टी नए ऑफिस में जा चुकी है। नया मुख्यालय उनका 9A कोटला मार्ग, 24 अकबर रोड से। ये भी बड़ा संयोग है कि 24 अकबर रोड पे जब कांग्रेस आई थी, और उस वक्त कांग्रेस आई थी, जो स्प्लिट हुआ था 1978 में जी, वो भी जनवरी के महीने में आई थी। और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी। इस वक्त भी जनवरी का महीना है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। तो ये भी एक संयोग है। लेकिन नए बिल्डिंग में जाने के साथ साथ एक नई राजनीति पार्टी की हो रही है, हो चुकी है, देख रहे हैं हम। लेकिन अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत की राजनीति को, अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग चुनावों में जब कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है तो एक नए आइडियाज़ के साथ आता है। बिल्कुल। तो आर्थिक उदारीकरण मनमोहन सिंह का, वो भी एक नया आइडिया था, उसने कांग्रेस को एक फ़ायदा दिया। उसके बाद आप देखिए कि मंडल कमीशन एक नया आइडिया था। मैं राम मंदिर मूवमेंट को भी एक पॉलिटिकल आइडिया के तौर पे ही अगर देखूं तो उसने भी बीजेपी को सत्ता सौंपी, एक दो बार नहीं, कई बार सौंपी। तो हर दौर में कुछ कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। इंदिरा गांधी भी नए आइडियाज़ को लेकर आई थी और उनको सफलता मिली जी। इस दौर में। इस वक्त दो पॉलिटिकल अगर पिलर्स हम माने राजनीति में, शख्सियत, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। जी। आश्चर्यजनक तौर पे हम कहें कि नरेंद्र मोदी जी के पास
कोई नया आइडिया नहीं है। यानी ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो आइडिया अब पुराना हो चुका है। जी। राजनीति में नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। वो नया आइडिया राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो नए आइडियाज़ के साथ जो कुछ और पैकेज होना चाहिए, जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो उसमें अभी और काम होना है, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें काम होना है। और राहुल गांधी एक अपनी नई कांग्रेस बना रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। हाँ। और हालांकि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में राहुल गांधी को एक अच्छे मार्गदर्शक भी मिले हुए हैं, ये भी देखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है खड़गे साहब का अध्यक्ष होना और राहुल गांधी का सामाजिक न्याय की राजनीति में आना। हाँ। और कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय की राजनीति में आना, ये एक बहुत ऐतिहासिक संयोग है। शायद ये खड़गे जी के साथ ही हो सकता था। जी बिल्कुल, क्योंकि एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो जो एक वो तबका है जिसमें वंचित समाज आता है, जिसमें दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन सब की राजनीति करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। और इसीलिए जब संविधान की बात भी कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी हर मंच से, तो वहाँ इन तबकों की, इन लोगों की वो बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस में एक लंबे वक्त के बाद कहें तो एक नए ढंग की विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस के जरिए हो रही है। मतलब एक परिवर्तन के तौर पर, राजनीति में एक परिवर्तन के तौर पे हम देख सकते हैं, जहां समावेशी राजनीति की जो हम बात करते रहे हैं वो यहाँ दिखाई तो देता है। राहुल गांधी उसमें कितने सफल होते हैं, आप जो अभी शुरुआत में कह रहे थे कि इसको पॉलिटिकली, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, यानी आप जैसे जैसे चुनाव दर चुनाव आप जीत भी हासिल करें, तो जीत की जो भूख है वो कैसे बढ़े, ये भी यहाँ पर राहुल गांधी को इस पर भी ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा कि आने वाले, अभी जैसे दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव के लिए राहुल गांधी जैसे चुनाव के मैदान में कूदे, उनका भाषण जो था, उस भाषण के बाद कांग्रेस के लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे इसी दिल्ली में चुनाव को लेकर। पहले ये भी चल रहा था कि क्या पता आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी, क्या अंदर खाने इन दोनों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट की डीलिंग है, या यहाँ बिल्कुल करो या मरो वाली बात है। तो ये शायद अब नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पर वो डू और डाई वाली बात ही चल रही है, यहाँ पर फ्रेंडली फाइट वाली बात लोकसभा के इलेक्शन में तय हो गया था राजीव जी। लोकसभा के इलेक्शन में देखिए, हम लोग महाराष्ट्र गए, हम लोगों ने झारखंड में देखा और चुनाव देखे, हरियाणा का चुनाव देखा। हरियाणा में तो खैर कांग्रेस का कोई अलाई नहीं था, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि जहाँ पे इंडिया गठबंधन या स्थानीय स्तर पे जो कोलिशन था वो था। तो हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का जहाँ दफ्तर है वहाँ पे शिवसेना के झंडे भी हैं, कार्यकर्ता की पेट्रोल की पर्ची मिल रही। एक सिनर्जी कार्यकर्ता के लेवल पे हमको दिखाई दी, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी। जी। रिजल्ट भी आए उसमें। लेकिन दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी, लोकसभा का चुनाव की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन वो जो सिनर्जी जो महाराष्ट्र में दिखाई दी, जो उत्तर प्रदेश में दिखी, जो झारखंड में दिखाई दी, वो सिनर्जी नीचे नहीं थी। तो ये तभी तय हो गया था कि ये रिश्ता जो भी कहलाता हो, लेकिन चलेगा नहीं। खासकर दिल्ली में नहीं चलेगा ये रिश्ता। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 4 और 3 में बंटवारा हो गया था, 7 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन 70 सीटें जो विधानसभा की हैं इसमें ये बंटवारा नहीं होगा, ये पहले से तय था और वो यहाँ दिख रहा है। और वो सिनर्जी नहीं है। वो इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें होती रहीं इस चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन में कुछ लोग, जो कुछ इंडिया के साथी हैं, वो आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए, जिसमें अखिलेश यादव प्रमुखता के साथ आए, उनके अलावा ममता बनर्जी ने समर्थन दिया। ये तमाम नेता समर्थन देते हुए नज़र तो आए, लेकिन साथ साथ अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इंडिया एक साथ है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, तमाम नेता कह रहे हैं इंडिया गठबंधन एक साथ है। तो ये एक तो दूसरा पिक्चर है
हम इस पिक्चर से बाहर निकलते हैं प्रशांत जी। हाँ, एक नेशनल लेवल पे बात हाँ, करते हैं, हाँ, राष्ट्रीय और स्तर पे क्या हो रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है राहुल गांधी की। जी। राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पॉलिटिक्स से कांग्रेस पार्टी को, इस देश को, कांग्रेस पार्टी की जो जीत की भूख को वो कितना आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, इस पे चर्चा ज़रूरी है। जी। और उसमें भी जो सामाजिक सरोकार की जब वो बात कर रहे हैं, जब संविधान बचाओ, मुझे लगता है कि लगभग 7-8 सभाएं संविधान सम्मान सम्मेलन की राहुल गांधी कर चुके होंगे अभी हाँ। तक। रांची में उनकी सभा हुई, उनकी सभा मुंबई लखनऊ में में हुई, लखनऊ दिल्ली में में हुई, हुई। दिल्ली में हुई, पटना में भी हो रही है, महाराष्ट्र के एक और किसी शहर में हुई थी। तो ये सब सभाएं उनकी हो रही हैं। तो ये सभाएं और भी बढ़ेंगी अभी। सब जगह मूल रूप से बातें वही कर रहे हैं, संविधान को बचाने की, संविधान के साथ साथ इस देश के अलग अलग तबकों की जो भागीदारी है उसकी वो बात कर रहे हैं। खासकर वंचित समाज की भागीदारी कितनी है इसकी बात वो कर रहे हैं। 90 और 10 में जो फ़र्क है उसको बता रहे हैं। और एक बात और जो यहाँ प्रमुखता के साथ वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग हैं, वो पूछ रहे ये हैं। बार बार राजीव जी ये सवाल आ रहा जी। है राहुल गांधी की सभाओं में। वो मीडिया की बात करते हैं, वो प्राइवेट कंपनियों की बोर्ड की बात करते हैं। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण दिशा वो दे रहे हैं, और वो दिशा जिस तरफ जा रही है वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की तरफ जा रही है। इशारा उस तरफ है कि भले ही उसको अभी खुले तौर पर उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन जब वो उदाहरण देते हैं बार बार कि कितने लोग हैं जो पूंजीपति हैं, कितने उनके बोर्ड में देखिए आप, उनके एम्प्लॉयज़ को देखिए, मीडिया के अंदर संपादकों को देखिए आप, एंकर्स को देखिए, तो वो बार बार प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की तरफ इशारा हो रहा है। और कांग्रेस ने एक कदम उठाया था, लेकिन वो कदम अधूरा वापस लिया और उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को। मीरा कुमार, याद कीजिए कि वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2009 के बीच, पहले टर्म में, यूपीए 1 में जी। और उस वक्त उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन की बात शुरू की थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हाई कमांड को कॉन्फिडेंस में लेके बात शुरू की होगी। बिल्कुल। और उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया दिल्ली में, इंडस्ट्री चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बुलाया, और इसका कंसल्टेशन शुरू हो रहा था। और वो सारे इन्विटेशंस कैंसिल किए गए, वो बैठक कैंसिल की गई। क्यों कैंसिल हुई, किसने कैंसिल की, सरकार की तरफ से ही हुआ था या किस तरफ से हुआ था, ये एक शोध का विषय हो सकता है। लेकिन वो एक कांग्रेस का बड़ा कदम था। अगर उस तरफ वो आगे चलती तो राजनीति कुछ और होती। लेकिन अब राहुल गांधी इस तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात मायावती ने भी कभी की है, लेकिन आरजेडी कभी करती रही है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर डिस्कशन में रही है, तभी मीरा कुमार ने इतना बड़ा स्टेप उठाया था जी। बाद में वो कैबिनेट से ड्रॉप हुई और वो लोकसभा स्पीकर बना दी गई। लोकसभा स्पीकर एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है। पहले तो माइक बंद करने का भी उनके पास प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, अब तो है भी है। लेकिन दूसरी एक बात जो राजीव जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ से कांग्रेस की ये वाकया, एक आप देखिए 2009 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें आ गई थी। 22 सीटें, हाँ 21 या 22 सीटें आ गई थी उत्तर प्रदेश में जी। वो किसी को उम्मीद नहीं थी। और वो सीटें आई थी जब मंडल कमीशन का एक अलग स्टेप उठाया था अर्जुन सिंह ने कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी मंडल कमीशन को लागू किया जाए। एक बड़ा कदम अर्जुन सिंह ने लिया था
और ये जो 21 या 22 सीटें आई थी 2009 में, इसका सही सही अगर विश्लेषण कांग्रेस ने किया होता कि ये सीटें क्यों आई हैं, कैसे किन किन लोगों ने हमको वोट दिया है, उस तरफ हम कैसे बढ़ें आगे, तो शायद कांग्रेस आज कहीं और होती। लेकिन आप देखिए कि क्या संयोग है कि मीरा कुमार 2009 के बाद जो यूपीए 2 आया, तो मीरा कुमार जो कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात को लेके कंसल्टेशन शुरू कर चुकी थी, वो स्पीकर बना दी गई और अर्जुन सिंह ड्रॉप कर दिए गए। तो ये कांग्रेस के अंदर जो अंतर्विरोध है इसको लेकर था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसने नुकसान पहुंचाया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आज पटना में जो उनका भाषण हम लोग सुन रहे थे जी, कांग्रेस के अंदर भी इनको इसको काफ़ी मजबूती से रखना होगा। कहीं कभी कभी कन्विंस करना होगा अपने लोगों को, अपने कभी कभी समर्थकों लगता है कि मतलब जिस फोर्स के साथ राहुल गांधी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर के लोग उसको उस फोर्स के साथ कन्विंस नहीं है जी। और ये हिस्ट्री बताती है कि किस तरीके से ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को पड़ताल करनी है अपनी पार्टी में कि अर्जुन सिंह क्यों ड्रॉप किए गए थे, मीरा कुमार को किसने रोका था ये कंसल्टेशन करने का, क्यों उनको स्पीकर बना दिया गया, यानी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया। ये सब चीज़ें हैं जो राहुल गांधी को देखनी है, सोचनी है। हाँ, लेकिन आज की तारीख में जब राहुल गांधी इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं, जब वो पूछ रहे हैं कि आखिर मीडिया में कितने लोग हैं जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, कितने लोग हैं, जब वो पूछते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में कितने हैं, कुछ जो गिने चुने उद्योगपति हैं उनके बोर्ड में कितने लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग से आता है, जो दलित है, आदिवासी है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल जो वो पूछते हैं, तो ये सवाल तो ठीक है वो पूछते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, वो जाओ कहानी वही रही जहाँ मीरा कुमार ने शुरू किया था, मीरा कुमार जी ने शुरू किया तो कहानी वहीं जा रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि इसको लेकर डॉक्यूमेंटेशन, तैयारी, एक जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कितने बने हैं पार्टी के अंदर, क्या रिसर्च हुआ है, ये थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इशारा राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत आमूल चूल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, मीडिया रिफॉर्म्स, चारों तरफ के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तभी वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल पूरा हो पाएगा। तो क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसका कोई थिंक टैंक कांग्रेस के पास है, कोई डॉक्यूमेंटेशन इसका हो रहा है, कोई रिसर्च है, कोई पॉलिसी, क्या क्या नीतियाँ बदलनी है, क्या कानून बदलने हैं, कैसे होगा ये? तो ये एक तो मुझे लगता है कमी है। मतलब एक जो ऐसे मान लीजिए कि एक नैरेटिव का रास्ता है जो राहुल गांधी इन संविधान सम्मेलनों में, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उठा रहे हैं। ठीक है, वो नैरेटिव की बात है, नैरेटिव सेट कर और रहे हैं। दूसरा वो बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा, सबको बराबरी का हक होगा, जो संविधान की एक मर्यादा भी है, संविधान की मूल ऑब्जेक्टिव भी है जी। लेकिन बीच में उस नदी को क्रॉस करने के लिए पुल चाहिए। वो पुल है चुनावी राजनीति का, कि जब तक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल। तब आप तक देखिए, वो नहीं इसमें वो कहते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो हम ये कर देंगे। आप इंडिया गठबंधन की सरकार लाने के लिए ये नैरेटिव सेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार लाने के लिए वही बात जो आप और हम पहले भी कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में वो उत्साह, वो भूख, वो पैदा करनी होगी कि हमको जीत कर आना है। सिस्टम तैयार करना होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर जब तक जीत के नहीं आते हैं तब तक ये प्रेशर क्रिएट करना होगा। ये प्रेशर क्रिएट क्या कर पा रहे हैं राहुल गांधी? प्रेशर क्रिएट क्या इंडिया गठबंधन कर पा रहा है? राहुल गांधी के नैरेटिव को इंडिया गठबंधन कितना आगे बढ़ा रहा है? एक मूल मुद्दा संविधान बचाओ का मिला और उसको आप लोकसभा में भुना लिए
और ये संविधान बचाओ का नारा भी राहुल गांधी की तरफ से आया था, जिसको अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़ाया, जिसको उधर स्टालिन ने भी आगे बढ़ाया, ममता बनर्जी ने भी बढ़ाया, सबने बहुत अच्छी बात है। नीचे इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने भी बढ़ाया। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब आज की तारीख में संविधान सम्मान सम्मेलन जो, क्या ये कांग्रेस पार्टी का है, या ये इंडिया गठबंधन कर रहा है, या एक समावेशी जो समाज है उसके निर्माण के लिए है, उसमें एक अवेयरनेस के लिए है? तो फिर इस मंच पर आज बिहार जब गए हैं जी जी, तो उसमें तेजस्वी यादव क्यों नहीं थे? जब आप लखनऊ पहुंचते हैं तो उसमें अखिलेश यादव क्यों नहीं रहते हैं? आपके इंडिया गठबंधन के नेता हैं। ये मुझे लगता है कि जब आप एक कलेक्टिव वे में जाएंगे तो ये नैरेटिव ज़्यादा सेट हो पाएगा, तभी आप एक बड़ी बड़ी बहस देश में पैदा कर पाएंगे। देश में पैदा कर पाएंगे। क्योंकि ये देखिए, राहुल गांधी जब कर रहे हैं, ये हम लोग ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जब राहुल गांधी उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की लैंग्वेज थी, मनुवाद की बात करते हैं, वो मनुवाद बनाम संविधान की बात करते हैं। पटना में भी किया है, आज भी किया है, आज भी किया है। तो आज भी उन्होंने इनका आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को कोट किया है, कोट किया। तो जब ये बात करते राहुल गांधी इन मंचों से बात करते हैं तो इसका एक संदेश आरएसएस को भी जाता है, इसका एक संदेश समाज के उन लोगों को भी जाता है जो उन जगहों में बैठे हुए जिनकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो वर्चस्ववादी हैं, वो सवर्ण समाज से आते हैं ज़्यादातर लोग, और उनको एक मैसेज जा रहा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। तो वो उसके एब्सेंस में उसमें आवश्यकता कहाँ है कि कोई मास मूवमेंट नहीं है, उसको लेकर ऐसी कोई राष्ट्रीय बहस नहीं छिड़ी हुई है। तो होता क्या है कि फिर वो जो सिस्टम के लोग हैं वो एक ख़ास तरीके से बिहेव करते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ईडी सीबीआई हो, सिस्टम के लोग बिहेव करते हैं एक ख़ास तरीके से जी। और वो फिर वो तय कर लेते हैं कि नहीं, राहुल गांधी को पॉलिटिकली सक्सीड नहीं होने देना है इस वादे पर, इस मुद्दे पर। तो ये खतरा है, और ये खतरा तब तक है जब तक कि आप इस पॉलिटिक्स को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या किसी मास मूवमेंट से कनेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, अभी दोनों चीज़ें नहीं हैं। सही कह रहे हैं, अभी दोनों नहीं है। सेमिनारों से नहीं होना ये काम। बंद कमरे के सेमिनारों से आप नैरेटिव सेट करने के लिए, ठीक है, आप अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ थिंक टैंक के साथ आप बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को बुला रहे हैं, एक समूह, एक ग्रुप को बुला रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उसमें भी बहुत नयापन है। देखिए, जो आज भी पटना में मैं देख रहा था, जो मंच के पीछे जिनकी पोस्टर तस्वीरें हैं, उसमें सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, तमाम सारे लोग हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यक्रमों में ये नहीं था। मंच पे मौजूद लोग भी अलग अलग हैं, अलग थे हैं, और वो एक नए तरीके का कनेक्ट कांग्रेस को पिछले 20-25 साल की राजनीति में अगर आप देखें तो नए लोगों के साथ कनेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी जो राजनीति है उसका सर्किट कंप्लीट करना होगा आपको। बिल्कुल, वो सर्किट नहीं जुड़ रहा अभी। वही बात है जी कि फॉलो अप क्या है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट जो कहते हैं वो क्या है। क्या आपने जो रांची में सम्मान सम्मेलन किया उसको किसने आगे बढ़ाया, किन किन गांव तक पहुंचाने वाली जो बात है, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाने की बात, उनके ज़रिए। तो एक बहुत बड़ा काम करना अभी बाकी है और समय कम है जी। समय उसमें सबसे बड़ी बात देखिए राजीव जी क्या है कि जैसे भाई ये जो ऐसी पार्टी जिनके पास महात्मा गांधी भी थे जी, तमाम बड़े बड़े नेता थे जितने, बिल्कुल, और वो फ्रीडम मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, इतने बड़े आंदोलन को लेकर चल रहे थे,
तो उन्होंने कांग्रेस वर्कर को मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया था उस लड़ाई के लिए अंग्रेज़ के खिलाफ। क्या सामाजिक न्याय की ऐसी लड़ाई जैसी राहुल गांधी के भाषणों से या इन कार्यक्रमों से दिखती है, क्या कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ता उसी मनोवैज्ञानिक, उसी मनस्थिति के हैं जो राहुल गांधी का कमिटमेंट दिखाई दे रहा है? मुझे कहीं इसमें थोड़ा सा डाउट दिखता है, कुछ शुबा दिखता है कि शायद वो नहीं है। मतलब पार्टी के अंदर भी आपको बहुत काम करना होगा। एक दूसरी चीज़ की, पार्टी में भी आपको वो बातें लागू करनी पड़ेंगी जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कह रहे हो, बिल्कुल, जो आप मीडिया के लिए कह रहे हो, वो आपको पार्टी के अंदर भी दिखाई देना पड़ेगा। ये एक एरिया है जहाँ पे राहुल गांधी को काम करना, या उनके साथ जो लोग हैं काम करना। एक और बात राजीव जी, मतलब मैं आपसे भी जानना भी चाहूँगा कि ये जो पूरी राजनीति है सोशल जस्टिस की, और उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो कनेक्ट नहीं है, उसके साथ साथ वो कनेक्ट कैसे, क्योंकि आप भी संपादक हैं, देखिए हैं, हम लोग भी मैं संपादक रहा हूँ टीवी चैनलों का जी। हमको मालूम है कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। हम लोग कम्युनिकेशन को पढ़ाते भी हैं, कम्युनिकेशन का अध्ययन भी करते हैं। एक जो बात राहुल गांधी करते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं, वो बातें राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाती। यानी अगर मैं कहूँ कि अखबारों के जो लीडर राइटर्स हैं, जो संपादकीय पेज पर लिखने वाले लोग हैं, जो टीवी चैनलों पे बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों के अलावा जो सेमिनार या जो विमर्श समाज में चलता है, जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, क्या वो इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ये काम तो राहुल गांधी को, उनकी टीम को, उनकी पार्टी को करना होगा। बिल्कुल, और इसका तरीका होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी एक चिंता की बात है कि वो विमर्श अखबारों, मतलब जो देश का जो जिसको कहते हैं एलिट डिबेट, तो एलिट डिबेट के अंदर वो चीज़ें राहुल गांधी की विमर्श नहीं जा पा रहा है। ये उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि कैसे उसको करें। सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो उसकी एक गैर मौजूदगी दिखाई देती है। देखिए, रोज़ के झगड़े कि शहजाद पूनावाला ने ये कह दिया और हम प्रवक्ता आए और हमने ये कह दिया, और मोदी जी ने ये कहा अपने भाषण में, तो वो प्रवक्ता चले गए, उन्होंने बड़ा धाराशाही कर दिया वहाँ पे संबित पात्रा को या किसी को भी। ये एक अलग डिबेट का एक अलग वो है, वो उसका कोई रूटीन है, वो रूटीन वर्क है, उसका कोई राष्ट्रीय वैचारिक विमर्श से उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं। लेकिन राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन की कर रहे हैं। आज पटना में किए, कल रांची में किए, परसों मुंबई में किए, नरसों दिल्ली में किए। इस पे बहस, इस पे चर्चा, इस पे वो एलिट क्लास जो आप कह रहे हैं वो कुछ लिखे, वो विमर्श का एक हिस्सा बने, वो अलग अलग अखबारों में आर्टिकल्स, आलेखों के ज़रिए या टेलीविज़न चैनल्स पर विमर्श के ज़रिए ये लोगों तक पहुँचे। ये इंश्योर करना होगा कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी अगर ये कहेगी कि नहीं, ऐसे मीडिया नहीं, आज की तारीख में ऐसा मीडिया नहीं है हमारे पास, तो फिर कांग्रेस पार्टी को अपना मीडिया तैयार करना होगा। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे, देखिए, और अपना मीडिया तैयार करने से मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी अपना चैनल खोल के बैठ जाएं, जो उनका चैनल है, कांग्रेस पार्टी अपना चैनल, या मतलब एक गोदी मीडिया की जगह दूसरा गोदी मीडिया आ जाए, ये भी नहीं है, वो भी नहीं। एक इंडिपेंडेंट मीडिया। और सबसे बड़ी ज़रूरत किस बात की है कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि एलिट डिबेट, जो एक विमर्श जो है बुद्धिजीवियों के बीच में, वो कैसे चलाया जाए। मुझे लगता है प्रशांत जी कि जब एलिट डिबेट या ऐसे सब्जेक्ट जिस पर डिबेट है, या जो थोड़ा सोशल जस्टिस की ओर बात जा रही है, ऐसे काफ़ी हैं इस हिंदुस्तान में। और हमारे आपके मीडिया से रिलेटेड लोग भी हैं जो इस पे खूब लिखते हैं, खूब बोलते हैं। जी। और
उनसे कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं पता कितना संपर्क करती है, कितना उन लोगों को इस मसले पे समझाती बताती आई है। कांग्रेस का अपना इंटरनल इन लोगों से संपर्क का क्या ज़रिया रहा है, चाहती भी है कि नहीं चाहती है संपर्क रखना करना। लेकिन अगर ये, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो समाज में हमेशा था, हमेशा रहेगा। जब सामाजिक सुधार की बात होगी तो रहेगा, सोशल जस्टिस की बात होगी तो रहेगा। और ऐसे विमर्श को मीडिया के ज़रिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लेके आने का काम, लाने का काम, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो। इन्हीं दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं, तीसरे का नाम या उनके कम्युनिकेशन विभाग के किसी का, जयराम रमेश या और किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये वो चिंता करें ना करें, लेकिन राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जो बंद कमरे में जो नैरेटिव दे रहे हैं, उस नैरेटिव को जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी का ही है। जी जी। और देखिए, जगजीवन राम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं दलित समाज से आने वाले, जो कांग्रेस में एक ऊंचाई तक पहुंचे। जी। मैं एक बात कहूँ कि इंदिरा गांधी जगजीवन राम का पॉलिटिकली जो संदेश उनके ज़रिए दे सकती थी, उससे ज़्यादा बेहतर काम अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ज़रिए हो रहा है, क्योंकि वो एक पोजीशन में है, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जीवन भर की राजनीति है। तो ये एक अच्छा संयोग है। लेकिन उस संयोग के साथ साथ ज़रूरी इस बात की भी ज़रूरी है कि वो एक्सिक्यूशन कैसे होता है, और वो एक्सिक्यूशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात राजीव जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कई बार हम लोग गौर करते हैं कि राहुल गांधी के भाषणों में रिपीटिशन बहुत है, कंटेंट की कमी है। जैसे एक आइडिया आपने एक बना दिया कि सोशल जस्टिस की राजनीति आप कर रहे हैं, तो यू हैव टू इन्वेंट कंटेंट एवरी डे। आप बीजेपी आरएसएस को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, आप मोदी साहब की एक पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान की, ध्रुवीकरण की, ये राजनीति है जी। और चुनाव जैसे ही आते हैं उस ध्रुवीकरण की राजनीति में नया नया कंटेंट लाते हैं। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि वो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में शमशान की बात कर दी और कब्रिस्तान की बात कर दी, तो वो अब नए उससे आगे बढ़ जाते हैं। घुसपैठिए, मंगलसूत्र, भैंस चुरा के ले जाएंगे, बेटी चुरा के, बेटी हाँ, ले गए, रोटी ले गए, ऐसे सारी बातों तक आ जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल नहीं उनके नैरेटिव ऐसे जिनका अनुसरण किया जाए। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें वो इनोवेशन है उनका। हाँ, एक कंटेंट क्रिएशन उनके पास है। बिल्कुल। तो जब आप सोशल जस्टिस की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कि इतना कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, तमाम उपन्यास हैं, कविताएं हैं। आज भी वो पटना के कार्यक्रम में एक गीत चल रहा था, तो बहुत लिटरेचर है ऑलरेडी, उसमें बहुत बौद्धिक काम भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो वो जो काम है, जैसे मान लीजिए कि अभी देवनुरु महादेवा कन्नड़ राइटर हैं जी, अब उन्होंने आरएसएस को लेकर एक किताब लिखी, जो 65-66 पेज की किताब, पतली सी किताब। वो किताब एक महीने में 10 लाख से ऊपर छप गई, बिक गई। लोग बर्थडे पार्टीज में और गृह प्रवेश में उसके बंडल एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे थे जी। कहीं ऐसा सुना भारत में, एक आंदोलन के तौर पे। तो अब वो उन्होंने आरएसएस के बारे में वो लिखी वो किताब, और इतना पॉपुलर हुई वो किताब। मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत समृद्ध साहित्य है। उसमें कंटेंट की कमी अगर दिखाई दे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भाषणों में कंटेंट की कमी रहती है। आप देखिए कि एक 2-3 उदाहरण हैं, वही चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और बहुत अच्छी बात है कि आप एक सामाजिक न्याय के बड़े मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और नया मुद्दा, जैसे हम लोग बात की जी,
कि वो 21st सेंचुरी के भारत को इसकी ज़रूरत है जो वो कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा उसमें और काम की आवश्यकता है। अब जैसे संविधान बचाओ, ये नारा पहला, देखिए कंटेंट राहुल गांधी के पास कहें तो कुछ कुछ पॉइंट्स, जिसमें मोहब्बत की दुकान, डरो मत, ये दो ऐसे नारे निकले भारत जोड़ो यात्रा से। उसके बाद जब सामाजिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, 2024 जनवरी में उन्होंने शुरुआत की थी, यही वक्त था, तो संविधान बचाओ की शुरुआत हुई, ये नारा आता है। ये तीसरा नारा है संविधान बचाओ। पहला मोहब्बत की दुकान, दूसरा डरो मत, और तीसरा संविधान बचाना है। संविधान बचाओ को आज भी लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ एक बहुत बड़ा और मील का पत्थर साबित हुआ, 240 पे रोका जी। उसके बाद आज उसी नारे को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, उसी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस नारे के इर्द गिर्द फंसते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मोहन भागवत संविधान की बात करने लगे, संविधान की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी संविधान सिर माथे लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज मोहन भागवत संविधान के साथ साथ जब फंसते कैसे हैं, कहते हैं 22 जनवरी को भारत आज़ाद हुआ था, रियल आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली है। तो वो फंस भी रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ जस्टिफाई भी कर रहे हैं संविधान को कि वो जो आज़ादी मिली 1947 में, उसमें संविधान मिला, लेकिन उसमें बहुत कुछ है, देखिए वो हमेशा राजीव जी उनका एक डिस्कम्फर्ट रहेगा, वो रहेगा। ये उनकी पिच नहीं है। हाँ, ये उनका मैदान नहीं है। उनका मैदान हिंदू मुसलमान है। वही मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उस मैदान पे, उस पिच पे खींच के ला रहे हैं अपने विपक्ष को, ला रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को उस पिच पे ला रहे हैं कि अब खेलो, बैटिंग करो, लेकिन बॉल जब फेंकना है ना, उस समय थोड़ी सी कमजोरी हो रही है इधर से। वो दो तीन चीजें जो हम लोगों ने रेखांकित की कि पहली चीज कि आपको इस पूरे विमर्श को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करना, वो कैसे कनेक्ट करना है ये वो जानेंगे, उनके पास कमी नहीं है लोग एक्सपर्ट्स की। दूसरी चीज़ है कि ये नेशनल नैरेटिव कैसे बने, राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा ये कैसे बने, और तीसरी चीज़ है कि आपकी पार्टी के अंदर इसको लेकर कितना आपने उनको सेंसिटाइज किया हुआ। बिल्कुल, जब तक आप उसको सेंसिटाइज नहीं करेंगे, उस पार्टी को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तो गड़बड़ियाँ होती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे यहाँ बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है राजीव जी कि हमने तो कई संस्थाओं में काम किया है बतौर संपादक, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप करवाते थे, आप भी करवाते हैं ये सब चीज़ें, कि लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुला के अपने स्टाफ को, अपने कोलीग्स को आप सेंसिटाइज करते हो। बिल्कुल, जो हम देखते हैं कि जैसे जेंडर को लेके बहुत गलतियाँ होती हैं, रेस को लेकर बहुत गलतियां होती हैं, जो क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो शब्द निकल आते हैं, लिखने में चले जाते हैं। तो हम लोग उसको केयर करते हैं, ताकि ये शहजाद पूनावाला ने कैसे बोल दिया, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर सेंसिटाइजेशन था ही नहीं था, और वो करना भी नहीं चाहते। उनकी पार्टी उसी राजनीति पे चलती है जहां गोली मारो से शुरुआत होती है, तो वो जाति के प्रति सेंसिटिव नहीं है, वो सरनेम के प्रति सेंसिटिव नहीं है। हम लोगों से रमेश बेदोड़ी जैसे लोग हैं वहाँ। हाँ, तो उनकी पार्टी में वो गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर भी ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, मुझे मालूम नहीं कि होता है कि नहीं होता है, होना चाहिए, कि उनको बहुत गर्व के साथ सोशल जस्टिस के इस उसमें आए, क्योंकि हमने देखिए बचपन से कांग्रेस के लोगों को देखा, सब पार्टी के लोगों को देखा। बिल्कुल, हम देखते थे कि कांग्रेस पार्टी के लोग, जो पुराने कांग्रेस पार्टी के लोग थे, धोती कुर्ता खद्दर पहनने वाले लोग, उनके विचार वैज्ञानिक होते थे। वो फ्रीडम स्ट्रगल की वैल्यूज़ के लोग थे, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, साइकिल से टिफिन लेके कांग्रेस के दफ्तर में जाके बैठते थे। वो काम उनका टेलीफोन उठाना था, जितने भी टेलीफोन आए, या डाक देखना। लेकिन उनसे आप बात करें तो वो, उनका जो वैल्यू सिस्टम था वो साइंटिफिक थे, वो अंधविश्वासी नहीं थे, वो बेसिकली सोशलिस्ट थे। आज वो
वो कैरेक्टर आपको पार्टी के अंदर भी लाना पड़ेगा, तब वो चीज़ें वैसी होंगी जो राहुल गांधी कहते हैं वो हो जाए। वो जिसको आजकल की भाषा में कहें कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो डाउनलोड भी कराना पड़ेगा राहुल गांधी को। सही आप कह रहे हैं, वो डाउनलोड करवाना होगा। राहुल गांधी हालांकि बहुत नए विमर्श को उन्होंने पैदा किया है। सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी के सामने एक अकेला नेता जो खुलकर टी शर्ट पहन के इस ठंड में भी और चुनौती पेश कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि 400 पार खत्म हो गया है ना, 300 पार खत्म हो गया है ना। आप देखिए कि संविधान के विमर्श ने मेजॉरिटी से रोक दिया ना, तो यानी इसमें अगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लिंकेजेस होते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तो नतीजा कुछ और ही होता, कुछ और होता। बिल्कुल। एक और बात है जो हम लोग कई बार चर्चा भी करते हैं, इसको पॉडकास्ट में भी इसकी चर्चा कर ली जाए जी। शब्दों का चयन। देखिए हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लाखों लोग सुनते हैं, हम लोग किसी की भी आलोचना कर रहे हैं, कितना भी जो है वो इमोशनली चार्ज हो के बहस करें, लेकिन शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन होता है कि कहीं कोई विवाद ना हो जाए, कोई डिफेमेटरी ना हो। कोई मुझे लगता है कि कभी कभी राहुल गांधी के शब्दों का चयन जो है वो उतना परिष्कृत नहीं होता है जितना होना चाहिए एक इस तरह के नेता को, या वो बहुत कैजुअली चीज़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं तो वो ठीक बोलते हैं, शायद कहीं एक लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज इशू है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ ये होता है। शायद ऐसा मुझे लगता है प्रशांत जी, अभी राहुल गांधी बेहतर बताएंगे कि शायद वो सोचते इंग्लिश में हैं और बोलते समय हिंदी, तो वो ट्रांसलेशन उस हिसाब से वो कर नहीं पाते हैं। अब ब्रिंगिंग वाली बात है, बचपन से शायद घर में इंग्लिश का और माहौल, भाई प्रधानमंत्री पैदा हुए उस समय दादी प्रधानमंत्री और उसके बाद पिताजी प्रधानमंत्री, तो मतलब एक पूरा का पूरा माहौल वो रहा है, एलीट माहौल। जी। और हिंदी उसके अलावा, लेकिन वो जो माहौल था वो पॉलिटिकल माहौल है, पॉलिटिकल माहौल भी है। हमारे आपके घरों में वो माहौल नहीं है, वो माहौल नहीं है, तो हम उस माहौल में नहीं पैदा बड़े हुए। बिल्कुल। तो बहुत पॉलिटिकल है, जहाँ पे मतलब बचपन से उन्होंने पार्लियामेंट, संविधान और पार्टी पॉलिटिक्स और ये सब बातें देखी होंगी, सुनी होंगी। प्रियंका गांधी हालांकि इसमें थोड़ा सा राहुल गांधी से 20 नज़र आती हैं वोकेबलरी के हिसाब से, हिंदी वोकेबलरी के हिसाब से 20 नज़र आती हैं प्रियंका, लेकिन राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ अपनी हिंदी को सुधारा है। ऐसे देखें शब्दों के चयन में अभी भी राहुल गांधी भाषा, देखिए राजीव जी कोई भी हो, लेकिन ये कि जो मुझे लगता है कि जब आप की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। बिल्कुल बनती है। बिल्कुल बनती है, और मेहनत करनी पड़ती है आपको। और उसमें क्या होता है कि जो उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं उस उद्देश्य में बाधा आती है, वो डिरेल होता है। तो शब्दों का चयन कम से कम ऐसा हो कि वो डिरेल ना हो। कई बार मैं कोई एग्जांपल देना नहीं चाहता हूँ, सबको मालूम है आजकल क्या चल रहा है, लेकिन शब्दों का चयन में कहीं ना कहीं मुझको ऐसी दिक्कत आती है कि, और किसी भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कई सारे सीईओज या चेयरमैन हम लोगों के जानने वालों में से वो पूछते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा क्या करें, कैसे बोला जाए, क्या किया जाए, हाँ मीडिया के सामने कैसे आया जाए, इसकी ट्रेनिंग होती है। और कई बार हमसे लोग पूछते हैं तो हम लोग तो उनको बताते हैं भाई ये चीज़ ऐसे से करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक जो सवाल होता है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन बड़ा, हाँ, और उसमें हर बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ लेवल पे लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि क्राइसिस के समय कैसे आप कम्युनिकेट करो। मैं कई बार देखता हूँ कि पॉलिटिशियन क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं जी। लालू प्रसाद यादव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो बड़े अच्छे वक्ता रहे हैं, वो अपने हंसी मजाक में बड़ी बड़ी क्राइसिस को डील कर जाते हैं, निपटा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल सही। जो बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं कर सकता
वो पॉलिटिशियन कर देते हैं, ये उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है पॉलिटिशियंस के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेकर एक इशू है सही। जो कंट्रीब्यूट करेगा आपके उद्देश्य को जो आप लेके चल रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा आप ये जो बात जो जिस राजनीति की बात है वो उसको मैं कह सकता हूँ कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के सिर पे है। और न सिर्फ राहुल, चूंकि राहुल गांधी लीड कर रहे हैं घोषित या अघोषित तौर पे इंडिया गठबंधन को, देखिए न सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी को, वो इंडिया गठबंधन को भी, ऐसे भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी वो लीड कर ही रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी शेडो प्राइम मिनिस्टर, तो उस हिसाब से भी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो लीड करते हुए दिखने भी चाहिए। हाँ, ये भी एक इशू है राजीव जी कि वो लीडर अपोजिशन एक ऐसा पद है जिसके बारे में कानून है जी, लॉ है, जिसके बारे में पार्लियामेंट का जो बुकलेट छापी पार्लियामेंट ने, रूल बुक जो है, पार्लियामेंट की बुकलेट में कहा गया है कि वो पीएम इन वेटिंग है। भारत की संसद के डॉक्यूमेंट में है ये बात कि लीडर ऑफ अपोजिशन पीएम इन वेटिंग है। तो वो पीएम इन वेटिंग पे दिखना भी चाहिए। सिर्फ आप कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे नहीं दिखना चाहिए, वो आप विपक्ष के दूसरे लोगों के साथ आप कब बैठक कर रहे हैं, कब उनको लंच पे बुला रहे हैं, कब उनके साथ किसी बिल को, किसी प्रस्ताव को लेकर क्या कितनी चर्चा कर रहे हैं, क्या विमर्श कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए। फ्लोर मैनेजमेंट दिखना चाहिए। राहुल गांधी को अपने ऑफिस को मजबूत करना होगा। कुल जमा ये है कि राहुल गांधी का जो अपना ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, उसको मजबूत करना चाहिए। हो सकता है होगा मजबूत, हम लोग मिलते जुलते तो हैं नहीं, ना राहुल गांधी बुलाते हैं मिलने के लिए, ना हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आप तो जानते हैं प्रशांत जी की अपनी आदत नहीं है कि कहीं चिट्ठी लगाएं, एप्लीकेशन लगाएं कि हमको हम लोग का वो काम पत्रकार है, हमको राहुल गांधी मिलेंगे, हमसे कहेंगे इंटरव्यू दे दो हमको। हाँ, और क्या, इंटरव्यू दे दीजिए, और कुछ सलाह लेना चाहेंगे तो सलाह दे देंगे, वरना हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए अपने कार्यक्रमों के ज़रिए राहुल गांधी देखते हो, सुनते हो तो उनके लिए भी, और हमारी देश की जनता जो हमको पसंद करती है, देखती है, सुनती है, उनके लिए भी। पब्लिक फिगर हैं, हम पत्रकार हैं, हमारा काम पत्रकारिता का है, विश्लेषण करने का है, वो हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बातें हम लोगों ने की हैं राजीव जी कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक मात्र इस वक्त एक बड़ा आइडिया, पॉलिटिकल आइडिया जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं वो दिख रहा है। बिल्कुल कि वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल आइडिया और नया पॉलिटिकल आइडिया है, और वो 21st सेंचुरी के भारत की डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, 75 साल संविधान को होने के बाद की डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, कि भारत के संविधान का प्रियम्बल अगर ये कह रहा है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए डिग्निटी आवश्यक एक शर्त है जो संविधान कह रहा है। वो डिग्निटी की बात को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, तो वो उसका लिटरेचर, उसकी पॉलिसी प्लानिंग, उस पर डॉक्यूमेंटेशन, उस पर रिसर्च, उसका कम्युनिकेशन, उसके कैंपेन्स, उसका मीडिया मैनेजमेंट, ये सब कुछ होना चाहिए। तो अब वो मुझे हो सकता कि हो, मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल सही, लेकिन वो उसका जो एंड रिजल्ट है वो कम होता दिखता। सही कह रहे हैं। समय ख़त्म हो चुका है, बहुत हम लोगों ने वक्त ले लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट में जहां राहुल गांधी एक कहें तो एक नेता, और ऐसे नेता जो आज की तारीख में कम से कम सीना चौड़ा करके राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से बार बार सवाल पूछते हैं
ये अकेला नेता है जो बार बार सवाल पूछता है, अकेला नेता है जो दो उद्योगपतियों का नाम बार बार लेता है, चाहे अदानी हो या अंबानी हो, वो अपने हर मंच से, जो सीधे आरएसएस प्रमुख को चुनौती देता है। ये सारी बातें और क्लीन रिकॉर्ड है, कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। एक नहीं बल्कि 24 केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, 54 घंटे ईडी ने पूछताछ की, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। उसके बाद भी आज फिर भी सवाल कर रहा है। तो ऐसे नेता को और क्या क्या करना चाहिए, और वो कितना शार्पनेस आना चाहिए उनकी राजनीति में, उनके डायलॉग डिलीवरी में, मतलब उनके भाषणों में, ये इसी पे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है? हाँ, वो ये हम पूछ रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो संविधान सम्मान सम्मेलन और इसके ज़रिए जिस तबके को, जिस समाज के उत्थान की आप बात कर रहे हैं, वही बात है। उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? आप ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लागू कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन आप कैसे आ रहे हैं ये रोड मैप भी बताना चाहिए। आपके कार्यकर्ता, जो जीत की भूख की बात है, आपके कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं का बेस कैसे धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, आपका संगठन कैसे मजबूत। 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्ष बने हुए। संगठन में कितने फेरबदल हुए, संगठन कितना आगे बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का बेस कहाँ है, हर राज्यवार, ये सारी चीज़ें अब इसमें राहुल गांधी को भी थोड़ा प्रमुखता के साथ हिस्सेदारी और गवर्नेंस की वीकनेस है, मोदी साहब की गवर्नेंस की वीकनेस है। अभी आप देखिए कि जॉइंट सेक्रेटरीज है, जो कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहा जाता है कि बैकबोन है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होता है अपने एक बात बताऊं प्रशांत जी, मुझे ऐसा, तो इतने साल से पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं, ये ऐसा वक्त है जिस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, एक नैरेटिव के साथ, भले वो संविधान बचाओ नैरेटिव हो, उसको दोबारा अच्छे ढंग से धरातल पर लेके आए, जी, नरेंद्र मोदी के लिए सरकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, जी, नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना, आगे बढ़ाना आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। 33% केवल आईएएस है, बहुत मतलब स्थिति खराब ऐसी है कि बजट के ठीक पहले आप रेवेन्यू सेक्रेटरी चेंज कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा कभी करता है कि मैच के पहले टीम चेंज कर दे, कैप्टन बदल दे तो बहुत खामियां हैं, बिल्कुल। तो वो खामियां को आप तभी उसको आप पॉलिटिकली उनको डिफीट कर सकते हैं कि जब आपके पास अपनी पॉलिटिक्स की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच हम जो चर्चा अभी कर रहे थे, इसमें साफ यही है कि ये दक्षता, क्षमता, कैपेसिटी जिसको कहते हैं, कैपेबिलिटी, ये सब कुछ राहुल गांधी में है, वो दिखाई देता है सब कुछ, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जहाँ थोड़ी बहुत खामियां नज़र आती हैं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी पॉडकास्ट में इन तमाम मसलों को लेकर आएंगे, क्योंकि जिधर संविधान इंगेजमेंट, पॉलिटिकल इंगेजमेंट निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा, या जिस तरीके से एम्स में जा रहे हैं, जिस तरह से किसान में मिलते हैं, मंडी में जाके लोगों से मिलते हैं, ये बहुत नयापन है। ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट में उन्होंने, जिसको मैं कहूँ कि अच्छी महारत हासिल की है और बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो वही एक नई दिशा दी है। पॉलिटिक्स इस राह से भी हम कर सकते हैं, राजनीति में इस राह से भी सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, एक स्टेप वो पार कर चुके हैं, 272 से नीचे नरेंद्र मोदी को रोकना, ये सफलता है। वो भी तब जबकि कॉर्पोरेट इलेक्शन सब कुछ आपके साथ कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूशंस सब साथ, हाँ, कोई वो उनके साथ है, आपके साथ नहीं मीडिया, है। सब आप ये जानते हुए कि आप मीडिया में, जब आप मीडिया पर सवाल करते हैं, आप वहाँ के एंकर्स पे सवाल करते हैं, आप व्यापारियों पे सवाल करते हैं, आप 100 में से 90 अगड़ों के प्रतिनिधि हैं, उस पे सवाल करते हैं, तो ये सब आपकी तरफ प्यार से नहीं देखते होंगे। ऑफ कोर्स, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वार्निंग है, रिस्क है, ये रिस्क है। लेकिन उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे काम के लिए इतना रिस्क उठा रहे हैं, थोड़ा उसको शार्प कर लीजिए।
हम यही कह रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी चर्चा और करेंगे प्रशांत जी, जी। बिल्कुल। आज इस चर्चा को ख़त्म करते हैं जी। यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम लोग ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके दिलो दिमाग में भी कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और पॉडकास्ट वीडियो के ज़रिए इस पॉडकास्ट को, और बहुत जल्दी रेडियो फॉर्मेट में भी हम पॉडकास्ट लेके आएंगे आप तक। डीबी लाइव रेडियो, इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इस पॉडकास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जिस पे चर्चा और होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके एक एक कमेंट को हमारी टीम, पर्सनली मैं, पर्सनली प्रशांत जी, हम लोग देखते हैं और अगले पॉडकास्ट में उन मसलों को भी लेके आएंगे। तो ये आपसे वादा रहा, और हमको आपसे यही उम्मीद है कि आप लिखेंगे ऐसे मसलों को कि पॉडकास्ट में और किन किन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। पॉडकास्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ पॉइंट और दूसरे जो हमारे कार्यक्रम हैं उसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को अनौपचारिक तौर से हम बातचीत नहीं कर पाते हैं, इसलिए पॉडकास्ट लेके आते हैं। अनौपचारिक बातचीत और वो विषय के अंतर्गत होता है सब। हाँ, वो विषय के अंतर्गत एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर होता है कि ये साइज है, इतने में पिक्चर रखनी है। लेकिन यहाँ कैनवास बड़ा है, या कहें तो अथाह है, यहाँ अनलिमिटेड है। तो इसलिए बातें हम लोग उसी ढंग की करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि जो बात आप करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, दोस्तों के बीच बैठ के, वही बातें हम भी करते हैं। बस हम कैमरे के सामने कर रहे हैं, आप कैमरे के सामने नहीं करते हैं दोस्तों। तो जुड़िए ऐसे ही, और पॉडकास्ट पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक हमें